नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में बिहार बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो शामिल होंगे। खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल रवाना हुए हैं दिल्ली के लिए। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी रवाना हो चुके हैं। इस बैठक में 2025 की रणनीति पर मंथन किया जाएगा, जिसमें बिहार बीजेपी के नेता भी अपनी भागीदारी निभाएंगे, सलाह देंगे। चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। तो बीजेपी एक्टिव मोड में है और खास करके चुनावी साल को लेकर के, और ऐसे में बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो मंथन करेंगे। तो बीजेपी नेतृत्व के साथ बैठक होगी। ये एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब रवाना प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल दिल्ली के लिए हुए और उनके साथ साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी रवाना हुए। इससे पहले भी कई दफे की बैठक हुई है जिसमें बिहार बीजेपी के नेता शामिल हुए हैं। हम लोगों का कोर कमेटी का बैठक प्रत्येक 3 महीना में होता है। संजोग से अभी लोकसभा समाप्त हुआ है, तो हमारे कोर कमेटी के सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री जो हैं वो दिल्ली में अभी हैं, मौजूद हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि दिल्ली उपयुक्त रहेगा कि सभी सांसद भी, जो लोग कोर कमेटी के सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्री, एक साथ शामिल हो जाएंगे। 25 के चुनाव को लेकर निश्चित रूप से अब तो माहौल ही वही आ गया कि अभी से लेके 2025 के चुनाव तक इन्हीं सब चीजों पर चर्चा होगी। हम लोगों का रूटीन बैठक है, हर बार बैठक कोर कमेटी की होती है। कोर कमेटी की बैठक होने जा रहा है। मोहन भागवत ने कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं खोलना चाहिए, कैसे देखते हैं? 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से चल रही है और एनडीए खास करके बीजेपी इसमें पूरी तरह से लग चुकी है। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है दिल्ली में और जो तमाम नेता हैं वो दिल्ली के लिए लगातार रवाना हो रहे हैं। दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और जो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन है, वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। और जिस तरह से 2025 के चुनाव हैं उसमें एनडीए बेहतर प्रदर्शन करे, बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करे, इसकी कवायद चल रही है। और इसके लिए दिल्ली में जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं वो जुटेंगे और एक मंथन होगा कि किस तरह से रणनीति बनाया जाए कि बीजेपी 2025 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे और एक बार मजबूत सरकार जो बिहार में बने उसमें बीजेपी की मजबूत भागीदारी हो। इस पर चर्चा दिल्ली में जो कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें जोर शोर से चलेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बीजेपी ने इसको साफ कर दिया है और अब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कह दिया है कि इसमें कोई अब इब्बट नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अगले फिर से सीएम होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखी है नीतीश कुमार पर, उस पर भी वो हमलावर दिखे। चुनाव होगा। अगर बिहार केजरीवाल ने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, मैंने दिया है जवाब। अब कहा है भाई वो आप तो ऐसे आदमी है, नीतीश कुमार जी पर आप जो पूछ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में हम लोग थे, ये तो पटना से भाग गए थे, आपको याद होगा जब यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। जातीय जनगणना पर बिहार अकेला प्रदेश है जो काम इस पर सर्वे किया। भागलपुर से है जहां पर टीएनबी कॉलेज को लेकर के एक मामला सामने आया है, जहां पर आरोप ये लगा है कि वेतन से ज्यादा पैसे उठाए गए हैं और उसका गलत इस्तेमाल किया गया है। इस आरोप के बाद से अब इस मामले की जांच भी हो रही है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के टीएनबी कॉलेज से रिटायर्ड एसओ ने विश्वविद्यालय के पेंशन विभाग के एसओ पर 50 लाख रुपए वेतन ज्यादा लेने का आरोप लगाया है और इसको लेकर कुलपति, कुलसचिव सहित अन्य अधिकारियों को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले में फाइनेंस एडवाइजर का कहना है कि मामले को लेकर उन्हें भी पत्र मिला है, लेकिन कुलपति का जिस तरह का निर्देश होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। उसको सहायक और एसओ के पद पर फिक्सेशन करते करते हालात यहां तक ला दिए गए कि शैलेश चक्रवर्ती का नियुक्ति की तिथि को 1200 से 1800 में 1200 वेतन होना चाहिए और आज रिटायरमेंट के वर्ष में यानी कि वो 31 दिसंबर 2024 को जब रिटायर हो रहे हैं तो उनको उनका 68,000 वेतन होना चाहिए। दिया उसकी प्रति एफए, एफओ और रजिस्ट्रार को ये देते हुए कि सरकारी राशि का दुरुपयोग है, इस पर संज्ञान लिया जाए
और इस राशि का, चूंकि श्री चक्रवर्ती 31/12/2024 को रिटायर हो रहे हैं, तो उनके ग्रेचुटी और ईएल के अर्ली पे पैसे से इसका समायोजन किया जाए। हाँ, एक पत्र हमको रिसीव हुआ है जो कि कुलपति महोदय को एड्रेस है, कॉपी हमको भी मिला है और इस पर कुलपति महोदय जैसा निर्णय लेंगे उस पर हम लोग विचार करेंगे। क्या लग रहा है सर लेटर को देखते हुए? उन्होंने कुछ उनका कहा है कि तनख्वाह के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, ये तो जांच का विषय है, तो जांच के विषय में कुलपति महोदय जैसा कहेंगे। खबर औरंगाबाद से है जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि कई घरों पर यह अतिक्रमण का जो बुलडोजर है वो चला है और इससे पहले ही नोटिस दे दी गई थी। तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान 12 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमित जमीन पर बने एक मंदिर को भी तोड़ा गया है। हसपुरा के सीओ कौशल्या कुमारी के मुताबिक कार्रवाई से पहले नोटिस भेजा गया था जिसमें 15 दिन का समय दिया गया था। साथ ही मंदिर को तोड़ने को लेकर उन्होंने कहा, मंदिर तोड़ने से पहले विधि विधान से देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा आराधना की गई थी। उसके बाद सभी मूर्तियों को प्रखंड परिसर स्थित मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। इसको हो रहा है और CWJC केस चल रहा था हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में। तो वहाँ से हम लोगों को आदेश प्राप्त हुआ सितंबर में कि 12 हफ्ते के अंदर में हटा देना है, तो इसलिए आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रवानगी हो चुकी है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातचीत संवाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और द्विपक्षीय यह वार्ता होगी और दोनों देशों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि और रिश्तों में मजबूती आएगी। पीएम मोदी कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख मेशल अल अहमद अल जबर के निमंत्रण पर कुवैत जा रहे हैं। ये 43 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत की पहली यात्रा है। कुवैत यात्रा के दौरान पीएम मोदी कुवैत के क्राउन शेख मेशाल अल अहमद अल जबर से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। अपनी यात्रा पर पीएम मोदी कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। India ranks among Kuwait's top trading partners, with bilateral trade between the two countries at more than $10 billion during the year 2023-24. Kuwait also remains a reliable energy partner for India, both in terms of supply of crude oil and LPG. There are investments also from Kuwait in India. मेरा मानना है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होगी। प्रधानमंत्री बहुत ही लंबे अंतराल के बाद 4 दशक के बाद यहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसके अलावा कुवैत में प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। वो खाड़ी क्षेत्र के सभी देशों में जा चुके हैं, बट कुवैत ही एक ऐसा देश था जो अभी तक वो नहीं यात्रा वहाँ पे नहीं की थी उन्होंने। और तीसरा बहुत अहम बिंदु ये भी है कि दोनों देशों के बीच पिछले 1 दशक में ये पहली उच्च नेतृत्व वाली यात्रा है। तो इन सब को देखते हुए मेरा मानना है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होगी और हमारे द्विपक्षीय संबंधों को बहुत एक नई दिशा देगी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद आतंकी संगठन इस साजिश में लगे हुए हैं कि कैसे भारत की एकता और अखंडता को तोड़ा जाए। न्यूज़ 18 के पास कुछ दस्तावेज लगे हैं, एक्सक्लूसिव दस्तावेज उसके हाथ लगे हैं, जिससे ये बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे ये पूरी साजिश भारत के खिलाफ जो है वो रची जा रही है। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद आतंकियों की मदद से कट्टरपंथी संगठन भारत के खिलाफ युवाओं को बरगलाने के लिए नए हथकंडे अपना रहे हैं, जिसका पर्दाफाश न्यूज़ 18 के हाथ लगे डॉक्यूमेंट्स, एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट से हुआ है। दावा है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद आतंकी ऐसी साजिश रच रहे हैं। न्यूज़ 18 के पास उस किताब की कुछ तस्वीरें जिसे बांग्लादेश में तैयार किया गया है और उससे भारतीय युवाओं के बीच में बांटा जा रहा है। इस किताब के जरिए भारत के खिलाफ युवाओं को भड़काने, जिहाद करने और हथियार उठाने के लिए उकसाया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि असम पुलिस ने हाल ही में कुछ युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है और वो भारत में धार्मिक विचारधारा के आधार पर आतंकवाद फैलाने की फिराक में था। असम, पश्चिम बंगाल, केरल समेत उत्तर भारत में उनका पूरा नेटवर्क फैला था और बांग्लादेश में अलकायदा और ग्लोबल टेररिस्ट नेटवर्क जैसे खतरनाक संगठन उनका लगातार सपोर्ट कर रहे थे।
इस रैकेट का भंडाफोड़ करने वाली असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से वो किताब बरामद की है, जिसके आधार पर भारतीय युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। All 8 arrested accused were produced before the court yesterday, and they have been remanded in 10 days police custody. We also seized 4 pen drives and other incriminating documents. देखिए, सुरक्षा को लेके जो भी मसला होता है वो उस मसले पर हम लोग उस मसले को बहुत ध्यान से और पूरे चुस्ती के साथ उससे हम लोग निपटते हैं। जहाँ तक आपने आतंकी घटनाओं की बात की, सुरक्षा की बात की, इस पे जो हमारे एजेंसीज हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उस पे वो अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। जहां तक सुरक्षा की बात है, और भी अन्य बांग्लादेश के साथ हमारे बहुआयामी संबंध है, बहुत सारे मुद्दे इस पे बात किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ों हमारे दोनों देशों के बीच में बहुत सारी मसले, बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे हम लोग बातचीत करते हैं। और हाल ही में जब विदेश सचिव की भी यात्रा हुई, उस दरमियान भी हम लोगों ने फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन में ये बहुआयामी जो रिश्ता है हम लोग का, उसके हर मुद्दे पर हमारी चर्चा हुई। जैसलमेर में प्री बजट मीटिंग हुई और इस मीटिंग में झारखंड ने एक बार फिर से बकाये पैसे का मुद्दा उठाया है और केंद्र सरकार से इसकी डिमांड की गई है। बता दें कि इससे पहले भी लगातार इस पैसे की डिमांड की जाती रही है। मीटिंग में झारखंड ने केंद्र से बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग की है। बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शामिल हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष 15 सूत्री मांग पत्र रखा गया। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए बंद विशेष पैकेज को दोबारा शुरू करने का आग्रह भी इस मीटिंग में किया गया। इसके साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रेलवे, पर्यटन, ग्रामीण विकास समेत दूसरे क्षेत्रों में मांग पत्र को रखा गया। कब से कितना कितना बकाया है, सभी मिलाकर अब 36 से बढ़कर 141 हो गया, तो उसका पूरा ब्यौरा केंद्र की सरकार को दिया जा चुका है, कोल इंडिया को दिया जा चुका है, और पूरा ब्यौरा हर मदवार किस मद में कितने पैसे हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार अगर वैसा करती है तो ये हठधर्मिता और तानाशाही होगी। देखिए, संघीय ढांचा में राज्य की सरकारें का अधिकार होता है केंद्र की सरकार पर, और केंद्र की सरकार का ये दायित्व होता है कि राज्य सरकारों की वो मदद करें। प्री बजट मीटिंग जो जैसलमेर में हुई, इसी प्रक्रिया को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आगे बढ़ाते हुए अपने राज्य के बहुआयामी योजनाओं को केंद्र सरकार के समक्ष रखा, और विशेष करके 1,36,000 करोड़ रुपया, जो अब 1,41,000 करोड़ रुपया हो गया है, उसकी भी मांग उन्होंने रखी, जो केंद्र की सरकार के पास भी बकाया है रॉयल्टी का। और देखिए, इस पूरे मसले पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार पर राज्य सरकार का कहीं से कोई बकाया पैसा नहीं बचा है। से दिग्भ्रमित रखा जाए, कैसे मूर्ख बना कर रखा जाए, तो ये जेएमएम की चाल है। और देखिए, ऐसा करने से भी नहीं होगा, जबकि लोकसभा के अंदर स्पष्ट कहा जा चुका है कि भाई ऐसा कोई बकाया नहीं है। फिर कौन सा पैसा ये मांग रहे हैं, ये कहाँ से लेकर आए हैं? तो मेरा कहना है कि ये सब जनता को दिग्भ्रमित करने का है कि इन्हें काम करने से बचा जा सके। ये मैया योजना के लिए पैसा नहीं जुट रहा है, ये बहाना बना सके। ये 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, उसके लिए पैसा नहीं जुट रहा होगा। तो ये तरह तरह के बहाने बनाकर जनता को गुमराह रखना चाहते हैं। बड़ी खबर साहिबगंज से है, जहां राजमहल में गंगा तट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो गंगा में समा गई है। ड्राइवर का कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा है। बताया जा रहा है कि किराधा नगर में तैनात दमकल वाहन में पानी की कमी हो जाने पर गाड़ी गंगा से पानी भरने के लिए तट पर आई थी। अग्निशमन वाहन के ड्राइवर अरुण कुमार बैग करके गंगा तट पर पहुंचे थे। इसी दौरान मिट्टी धंसी और दमकल वाहन गंगा में समा गया। इस दौरान ड्राइवर अरुण कुमार बाहर नहीं निकल पाए। तत्काल गोताखोर को बुलाया गया है। ड्राइवर की तलाश जारी है। तस्वीर वहां की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये वाहन इस
नदी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। ड्राइवर का कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन तत्काल मौके पर गोताखोर पहुंचे हुए हैं और उनकी तलाश की जा रही है। देखिए आसपास के लोगों भी काफी इकट्ठा हुए हैं। क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस वाहन को इस पानी से निकाला जा सके। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चुनौती कि कैसे अब ड्राइवर का सुराग हाथ लग पाए। तो और पवन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। पवन, गोताखोर पहुंचे हुए कुछ ड्राइवर का पता चल पाया अब तक? पवन, ड्राइवर के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? जी, आपको बता दें कि ये राजमहल गंगा गुदरा घाट का है, ये घटना है। बता दें कि अगले सुबह जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी पानी भरने के लिए गंगा तट पर पहुंची थी। अचानक जो है गंगा घाट स्थित जो है मिट्टी धंस जाने के कारण जो है गाड़ी बैक साइड जो है फिसल गई और अचानक जो है गंगा में समा गई। बताया जा रहा है कि गंगा में समाने के साथ ही इसका ड्राइवर जो है वो भी लापता है। फिलहाल जो है घटनास्थल पर जो है राजमहल एसडीपीओ कपिल कुमार और एसडीपीओ बिमलेश त्रिपाठी जो है घटनास्थल पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू जो है जारी है और बड़े क्रेन को भी मंगाया गया है ताकि जो है अग्निशमन वाहन जो है उसको निकाला जाए। और फिलहाल जो अभी जो अपडेट मिल पा रहा है कि अभी भी जो ड्राइवर है वो भी अभी तक जो है लापता है। जी चलिए, शुक्रिया पवन इस अपडेट के लिए आपका। और सिवान से बड़ी खबर है जहां पर झपट्टा मार गिरोह ने बैग उड़ा लिया है। बताया जा रहा है कि लोग काफी इन दिनों परेशान भी है इस गिरोह से और लगातार ऐसी घटनाओं को यहां अंजाम दिया जा रहा है जो पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो सिवान से खबर सामने आई है जहां झपट्टा मार गिरोह ने बैग उड़ा लिए हैं। शिक्षिका के बैग इन्होंने उड़ा लिए। बैग में 1 लाख से ज्यादा रुपए थे। मोबाइल और आधार कार्ड भी इन लोगों ने छीन लिया है। बाइक सवार बदमाशों ने बैग उड़ा लिए। बैंक से ये शिक्षिका लौट रही थी और उसी दौरान ये बैग उड़ा लिया गया जिस बैग में 1 लाख से ज्यादा रुपए शिक्षिका के थे। 2 बाइक सवार था और उस सबको तो हम छीन नहीं पाए, लेकिन उनका बैग में छीन ले गया। उस बैग में पहले से 2000 रुपया था, 1 लाख जो निकाले थे वो था। और उसके बाद से उनका आधार कार्ड था, चेकबुक था, वो एक ईपिक नंबर वाला कागज होता है वो था। मैंने उनका विद्यालय का टोटल। ये शिक्षक हैं? हाँ, शिक्षिका है। खबर मुजफ्फरपुर से है जहां शराब पर की बड़ी खेप जो है वो बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि शराब ट्रक में बोरे के बीच में छिपा करके रखी गई थी जिसकी जांच की गई और यह बड़ी खेप पकड़ में आई है। हालांकि तस्करों के बारे में ये खबर मिल रही है कि ये मौके से फरार होने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने सदर थाना के दिगड़ा रेलवे गुमटी संख्या 97 से ये खेप बरामद की। जांच के दौरान सभी कारोबारी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है। ट्रक से अंग्रेजी शराब जब्त की गई है और जो शराब कारोबारी थे उतर के फरार होने में सफल रहे। कहाँ पे पीछा किया जा रहा था, क्या सूचना मिली? इसको जो है तुर्की से पीछा करते हुए हम लोग आ रहे थे और इसको जो है यहाँ पे सदर थाना के दिगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत उसको कारोबारी से फरार हो। जी। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।